हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय को बदन करें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे धार्मिक एवं सुधार आंदोलनों की, और इसी कड़ी में हम लोगों ने पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें प्रार्थना समाज की विशेष रूप से बात करी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना। एक गोपाल हरि देशमुख भी जो थे वो प्रार्थना समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और गोपाल हरि देशमुख को पश्चिमी भारत के प्रथम समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, और इन्हें लोक हितवादी भी कहा जाता है। ये बात आप लोग विशेष रूप से कहीं नोट लगा करके इस चीज़ को लिख लेना भाई। ठीक है, चलिए, आज हम लोग बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की। किसकी बात करेंगे हम? थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखो, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से बहुत सारे आपके प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये आपका बन जाएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या फिर इसको घुमा करके पूछ लेंगे कि कौन सी ऐसी संस्था थी जिसकी स्थापना वस्तुतः भारत से बाहर हुई थी। भारत से बाहर हुई थी, तो इस स्थिति में ध्यान रखना कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत से बाहर हुई। कब हुई है? 1875 में। कहाँ पर हुई है? न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। संस्थापक कौन थे? तो एक तो रूसी महिला थी, ठीक है ना, जिनका नाम मिलता है HP ब्लावेटेस्की। क्या नाम मिलता है? HP ब्लावेटेस्की, 1875 में। और इनके साथ में एक अमेरिकी व्यक्ति थे, कर्नल हुआ करते थे, MS अल्काट। इन दोनों ने मिलकर के वस्तुतः थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1875 में। कहां पर की है? रूस में की है। फिर यदि हम बात करें तो इसके मुख्यालय की बात करते हैं। देखो, ये दोनों जो व्यक्ति हैं, ये दोनों व्यक्ति जनवरी 1879, मतलब 4 साल बाद में, स्थापना के 4 साल बाद में ये भारत पहुंचते हैं। ब्लाटेस्की जो है ये भारत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, भारत के धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करती थी। जिस प्रकार से एनी बिसेंट की यदि हम बात करते हैं तो एनी बिसेंट वस्तुतः 1893 में भारत आई थी, आप लोगों को पता होना चाहिए, और भारत के धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, और आकर के उसने हिंदू धर्म ग्रहण किया था। किसने? एनी बिसेंट ने। किसने? एनी बिसेंट ने 1893 में आ गई थी। वो शिकागो धर्म सम्मेलन के बाद में यहाँ भारत में आती है। ठीक है, खैर, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय वस्तुतः अड़ियार बोले तो मद्रास के पास में मुख्यालय बनाया गया था 1882 में, और यही इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय विवाद में स्थापित बना दिया गया। क्या उद्देश्य हुआ करता था इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का? क्यों स्थापना की गई? तो एक तो प्राचीन हिंदू धर्म में के लोगों में आत्मविश्वास की जो कमी थी, इस आत्मविश्वास को जगाना चाह रहे थे। कौन? ब्लावेटेस्की और जो है अल्काट। ठीक है, इसीलिए जो है इन्होंने यहाँ पर इसका मुख्य अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी बनाया, और बहुत सारी चीजें। साथ ही साथ धर्म जो था, इस धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना, भेदभाव का विरोध करना, ये सारी की सारी चीजों के लिए यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, ठीक है ना। देखिएगा कि स्थापना 1875 ईस्वी में, स्थापना 1875 ईस्वी, और सर्वप्रथम इसकी स्थापना जो है न्यूयॉर्क में की गई। कहां पर की गई थी? न्यूयॉर्क में। संस्थापक HP ब्लावेटेस्की। ये ध्यान रखना कि रूसी महिला थी, रूस की महिला थी। इसके साथ में याद रखना वह
कर्नल MS अलकाट। ठीक है, ये अमेरिकी व्यक्ति हुआ करते थे। ध्यान रखना कि जनवरी 1879 ईस्वी में दोनों भारत आए। अठारह सौ 82 ईस्वी में अडियार मद्रास को मुख्यालय बनाया। बाद में यही इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। उद्देश्य की ध्यान रखना, उद्देश्य सनातन हिंदू धर्म के लोगों में, सनातन हिंदू धर्म के लोगों में आत्मविश्वास जगाना। इसके अलावा जातिगत भेदभाव का विरोध करना, और साथ ही साथ ध्यान रखना कि धर्म को समाज सेवा का प्रमुख आधार बनाना, प्रमुख आधार बनाना। इनकी विचारधारा के बारे में हम बात करते हैं। थोड़ी सी विचारधारा क्या थी, देखो सुनो भाई। मुख्य उद्देश्य मैंने बताया कि प्राचीन जो सनातन हिंदू धर्म था, इस हिंदू धर्म के लोगों में विश्वास, आत्मविश्वास जगाना चाह रहे थे, और इसीलिए इसकी स्थापना की गई। साथ ही साथ धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना और जातिगत जो भेदभाव था, इस भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। कि इसके सिद्धांत के ऊपर आधारित था तो धर्म, दर्शन और गुह्य विद्या, इसका मिश्रण हुआ करता था। इसका जो दर्शन था उस वस्तुतः ध्यान रखना कि मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध धर्म का समन्वय था। यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म का समन्वित जो मिश्रण था, ये इसमें यहाँ पर हुआ करता था। विचारधारा देव विज्ञान, विचारधारा कैसी थी? देव विज्ञान, ठीक है ना। देवता के साथ में जो है प्रैक्टिकल बात,
है ना, देव विज्ञान विचारधारा के ऊपर आधारित था। ध्यान रखना कि देव विज्ञान विचारधारा पर, ठीक है, देव विज्ञान विचारधारा पर आधारित था। हिंदू प्लस बौद्ध का मिश्रण, था। ठीक है, आ गई बात समझ में। हिंदू प्लस बौद्ध धर्म के मिश्रित तत्व थे और विज्ञान को इसके विचारधारा के साथ में जो है इन्होंने बिठाया। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। इनकी जो धार्मिक शिक्षा थी, इस धार्मिक शिक्षा के 4 प्रमुख बिंदु माने जाते हैं। ठीक है ना, धार्मिक शिक्षा के 4 प्रमुख बिंदु थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के। पहली चीज ईश्वर की एकता, उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है। दूसरा विश्व बंधुता, संपूर्ण जो विश्व है वो उसमें भाईचारे का जो है। और तीसरी चीज परमेश्वर के विविध रूप, ईश्वर एक है लेकिन इसके परमेश्वर के विविध रूप हो सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा दिव्य आत्माओं और तथा प्राणियों का जो क्रम है, ये चीज इनकी धार्मिक शिक्षा के प्रमुख बिंदु रहे। क्या क्या प्रयास किए और इसके अलावा क्या क्या उद्देश्य थे, तो ध्यान रखना कि बाल विवाह, वही वाली चीजें, ठीक है, बाल विवाह, जाति पाति का विरोध किया, विधवाओं की दशा में सुधार करने के लिए, नवयुवक जो हुआ करते थे, इनमें शिक्षा का सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है, प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति, रंग और के भेदभाव को समाप्त कर लोगों को कल्याण के लिए प्रयत्न करना, इसका सबसे प्रमुख जो था मुख्य उद्देश्य। इसी के साथ हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य हुआ करता था। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी। मैंने आपको कहा कि एनी बिसेंट जो है 1893 ईस्वी में भारत आती है और एनी बिसेंट 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है ना, हिंदू कॉलेज की जो है उन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। मैं बात लिख रहा हूं एक, एनी बिसेंट, ध्यान रखना कि 1893 ईस्वी में भारत आई। जो कि लंदन की मूल निवासी थी। यह हिंदू धर्म से अत्यधिक प्रभावित थी। अतः इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया, हिंदू धर्म ग्रहण किया। एनी बिसेंट ने 1898 ईस्वी में वाराणसी में
सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव डाली। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ध्यान रखना कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। कब डाली गई? 1898 ईस्वी में। आगे चल करके यही इसी कॉलेज को मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था। याद रखिएगा कि आगे चलकर इसी विश्वविद्यालय को मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। उन्नीस सौ सात ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। एक चीज और ध्यान रखना कि 1917 ईस्वी में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। उन्नीस सौ 33 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये चीजें विशेष रूप से ध्यान रखना। 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और साथ ही साथ 1933 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये ज्यादातर जो विशेष जो थे वो हमने सारे के सारे बात कर लिए। देखो, एक तो परमहंस मंडली का ध्यान रखना, एक कुछ छोटे मोटे और जो छोटे समाज है उनके बारे में जैसे हम बात करेंगे। देखो, परमहंस मंडली की स्थापना
49 ईस्वी में की गई थी, बम्बई में हुई थी। आत्माराम पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग और बाल कृष्ण जयकर, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। इसके अलावा एक वेद समाज की हम लोगों ने चर्चा कर ली। एक याद रखना देव समाज, कौन सा? देव समाज की स्थापना की गई थी 1887 में लाहौर में, और इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है ना। देव समाज, कौन सा? देव समाज। अन्य समाज सुधारक संस्थाएं, देव समाज, ठीक है। ध्यान रखना कि स्थापना 1887 ईस्वी में कहां पर की गई थी? लाहौर में। संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है। संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। आगे बात समझ में क्लियर है। इसके अलावा क्या चीज ध्यान रखोगे? देखो किस लिए, वही सारी चीजें हैं। उद्देश्य सबका एक ही है, आत्मा की शुद्धि हो गई, गुरु की श्रेष्ठता पर अच्छे मानवीय कार्य करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी देव समाज की। तत्वबोधिनी सभा मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, मैं आप लोगों को बता चुका। 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर, एक ही बात है बेटा, ध्यान रखना। इसकी स्थापना की गई थी 1839 में तत्वबोधिनी की, ठीक है ना। कई और भी सदस्य हुआ करते थे, जैसे राजेंद्र लाल मिश्र हो गए, अक्षय कुमार दत्त हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो तत्वबोधिनी सभा के जो है क्या हुआ करते थे? संस्थापक सदस्यों में से एक हुआ करते थे। एक याद रखना धर्म सभा, क्या चीज? धर्म सभा। धर्म सभा की स्थापना की गई थी 1830 में, ये भी बंगाल में। इसकी जो है स्थापना की गई थी राजा राधाकांत देव के द्वारा, ठीक है। और उद्देश्य सती प्रथा का समर्थन करना था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। धर्म सभा, धर्म सभा, ठीक है। क्या चीज? अब क्योंकि ये कुछ संस्थाएं ऐसी जो थी वो ऐसे भी हुआ करती थी जो रूढ़िवादिता को जो है समर्थन करते थे। जब राजा राममोहन राय ने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा को निषेध घोषित करवा दिया, तो उसी स्थिति में उस चीजों का विरोध करने के लिए धर्म सभा की स्थापना, उनको ऐसे लगा था कि ये हमारे धर्म के साथ में छेड़छाड़ है। 1812 ईस्वी के आसपास जब राजा राममोहन राय के भाई की मृत्यु हो गई थी, जगमोहन नाम था उनका, ठीक है। जगमोहन राय की जब मृत्यु हुई तो इन मृत्यु के बाद में उनकी जो भाभी हुआ करती थी उनको जबरदस्ती जो है लोगों ने सती बना दिया, जबरदस्ती सती कर दिया गया। उसी से आहत थे, उसी से पीड़ित थे, और राजा राममोहन राय ने इसके विरुद्ध कार्य भी किया था, ठीक है। तो अब कुछ लोग, क्योंकि समाज में अलग अलग विचारधारा होती है भाई, समाज है तो इसके ऊपर किसी तरह की कोई चीजों का रोक तो हम लगा नहीं सकते, इसलिए धर्म सभा की स्थापना की गई थी। जब 1829 में बंगाल में सती प्रथा को निषेध घोषित कर दिया गया तो उसको वापस लागू करने के लिए, ध्यान रखना, सती प्रथा का समर्थन करते थे राजा राधाकांत देव। 1830 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना धर्म सभा की। किसकी? धर्म सभा की स्थापना 1830। स्थापना 1830, ध्यान रखना कहाँ? तो बंगाल में। संस्थापक राधाकांत देव, राधाकांत देव। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट तथ्य बन जाता है आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से
कि सती प्रथा का समर्थन, उद्देश्य क्या था? सती प्रथा का समर्थन, सती प्रथा का समर्थन। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक तो भारत सेवक संघ की स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट कर लेना इसको। भारत सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। कहां पर की गई? बंबई में की गई थी। संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवा संघ, भारत सेवा संघ, ठीक है, स्थापना 1905 में। स्थापना 1905, कहां पर? बंबई में, ठीक है। और संस्थापक ध्यान रखना गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। एक देखो भारत सेवा संघ से मिलता जुलता नाम आएगा सामाजिक सेवा संघ। क्या चीज? सामाजिक सेवा संघ। सामाजिक सेवा संघ की स्थापना 1921 में हुई है। कहां पर? बंबई में। लेकिन संस्थापक नारायण मल्हार जोशी। सामाजिक सेवा संघ, ध्यान रखना, स्थापना 1921 में। स्थापना 1921, बंबई। कहां पर? बंबई। और संस्थापक नारायण मल्हार जोशी। संस्थापक नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? इसके अलावा कुछ और संस्थाएं इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक शब्द याद रखना, सेवा समिति। क्या चीज? सेवा समिति, जिसकी स्थापना की गई थी 1914 में इलाहाबाद में हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। सेवा समिति, सेवा की मन में किसने बनाई? हृदय में बिठाना है। हृदयनाथ कुंजरू। कहां पर? इलाहाबाद में। कब? 1914 में, ठीक है। सेवा समिति, सेवा समिति, स्थापना 1914 में हुई इलाहाबाद में। इसके जो संस्थापक थे वो हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को केवल सिंगल लाइन है, देखो इसमें कोई वो नहीं, केवल फैक्ट है ना, तो इनको आपको याद रखना है। भील सेवा संघ या भील सेवा मंडल, ठीक है। क्या चीज? भील सेवा मंडल, भील सेवा मंडल, सेवा मंडल, ठीक है। इस भील सेवा मंडल की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1922 में बंबई में। अमृतलाल और विठल दास, अमृतलाल और विठल दास। स्थापना 1922 में।
कहां पर हुई थी? बंबई में। और संस्थापक इसके ध्यान रखना अमृतलाल और विठल दास। अमृतलाल व विठल दास। विठल दास। तो ये हमने सारी की सारी चर्चा कर ली है हिंदू धर्म सुधार आंदोलनों की। ठीक है, कुछ तथ्य हम लोग बात करेंगे मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलनों के। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। एक तो भाई देखो, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन से की बात करने से पूर्व कुछ और भी मैं बातें करना चाहता हूं। जैसे कुछ विशेष समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले, उनकी बात करे बिना तो मामला बैठेगा नहीं, तो ये बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है, पहले कुछ धर्म सुधारकों की हम लोग बात कर लेते हैं। अन्य धर्म सुधारक, अन्य धर्म सुधारक। अन्य धर्म सुधारक कौन कौन से? सबसे पहले बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले की। महात्मा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। ठीक है, देखो, क्योंकि यहां से हो सकता है आपका प्रश्न बन जाए, तो मैं चाहता नहीं हूं कि कोई भी आपका पॉइंट छोड़ा जाए। ठीक है, तो देखो, महात्मा ज्योतिबा फूले की यदि हम बात करते हैं तो भारत के सबसे महान समाज सुधारकों में से एक माना जाता है महात्मा ज्योतिबा फूले। अछूतोद्वार, स्त्री शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया, विधवा विवाह में पुनर्विवाह, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए ब्राह्मणवाद का इन्होंने खूब विरोध किया। सारा का सारा जो है अपना जीवन समर्पित कर दिया था इन समस्त कार्यों में। किसने? ज्योतिबा फूले ने। वीर सावरकर जो थे, इन वीर सावरकर जी ने इन्हें क्रांतिकारी समाज का सुधारक कहा, और महात्मा गांधी जी ने इन्हें वास्तविक महात्मा कहकर के संबोधित किया था। इन्हीं ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये विशेष बात बन जाती है। क्या? एक तो दो चीजें ध्यान रखना। एक तो वीर सावरकर ने क्रांतिकारी समाज सुधारक कहा इन्हें। फूले जी को ध्यान रखना कि फूले जी को इन्हें वीर सावरकर ने, इन्हें वीर सावरकर ने क्रांतिकारी समाज सुधारक, क्रांतिकारी समाज सुधारक, समाज सुधारक। दूसरी चीज ध्यान रखना कि महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने इन्हें क्या कहा था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा, ध्यान रखना कि महात्मा गांधी जी ने इनको क्या कहा? वास्तविक महात्मा। क्या कहा था? वास्तविक महात्मा कहकर के संबोधित किया था। किसको? फूले जी को। ठीक है,
वास्तविक महात्मा वास्तविक महात्मा कहकर संबोधित किया। कहकर संबोधित किया था। ठीक है, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। वास्तविक महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने। जबकि क्रांतिकारी समाज सुधारक की उपाधि इनको किसने दी? वीर सावरकर ने। किसने दी? वीर सावरकर ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 24 सितंबर 1873। फूले साहब ने, फूले जी ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी को, 73 ईस्वी को, ये इंपॉर्टेंट कर लेना आप, सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, किसकी स्थापना की है? सत्य शोधक समाज की स्थापना कब करी है? 24 सितंबर 1873 को। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी। और साथ ही साथ जो मनु संहिता हुआ करती थी, इन मनु संहिता की जो कॉपीज थी, जो इसकी प्रतिलिपि थी, इन प्रतियों को सार्वजनिक जलाने का श्रेय किसको जाता है? ज्योतिबा फूले को। और ये ज्योतिबा फूले जो थे, ये कानून, हिंदू कानूनों को मानने से इन्होंने क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। इन्होंने ये जो संस्था जिसकी स्थापना की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शूद्र वर्ग में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की। साथ ही साथ ब्राह्मणों के एकाधिकार और प्रभुता को समाप्त करना था। इनका एक समाचार पत्र था जिसका नाम था दीनबंधु समाचार पत्र। इसी दीनबंधु समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने ब्राह्मण वर्ग के ऊपर या ब्राह्मणवाद के ऊपर उन्होंने क्या किया था? प्रहार किया था। ज्योतिबा फुले ने कहा कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो शूद्र वर्ण, जो कि प्राचीन काल से ही जो पिछड़ा हुआ वर्ण था, इसका उसके ऊपर क्या बताते थे? वो अधिकार बताते। आ गई बात समझ में? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य शूद्र वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना कि इन्होंने ब्राह्मणवाद के ऊपर, इन्होंने ब्राह्मणवाद पर प्रहार किया। ध्यान रखना कि महात्मा फूले ने मनु संहिता की कॉपी को या मनु संहिता की प्रतियों को, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, मनु संहिता
मनु संहिता की प्रतियों को सार्वजनिक रूप में से फाड़ दिया। तथा उन्हें जला दिया। वह हिंदू कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। वह हिंदू कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। मानने से इनकार कर दिया। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन सकता है कि अपने दीनबंधु नामक समाचार पत्र के माध्यम से ब्राह्मणवाद का विरोध किया। ब्राह्मणवाद का विरोध किया। ठीक है, आगे बात समझ। एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एक प्रश्न और कौन सा बनता है, देखो ये सीटेट 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, तो गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा फूले ने। किसने? ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और अमेरिका के गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करने वालों को समर्पित किया था इस गुलामगिरी को। ठीक है, तो ध्यान रखना, लिखी कब? 1873 में। कब लिखी है? 1873 में उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। वस्तुतः ये किसको समर्पित थी? अमेरिका में जो है गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया उन लोगों को उन्होंने क्या की थी? इसको समर्पित किया था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखकों ने सीटेट 2014 के पेपर में ये प्रश्न पूछ लिया गया था, तो ध्यान रखना। गुलामगिरी गुलामगिरी 1873 ईस्वी में महात्मा फूले ने यह ग्रंथ लिखा। और ध्यान रखना कि इसे अमेरिका में गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष करने वालों को समर्पित किया। संघर्ष करने वालों को समर्पित किया।
ठीक है, तो ये हमने बात कर ली महात्मा ज्योतिबा फुले की। एक थोड़ी सी हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विद्यासागर। देखिएगा, बंगाल में पुनर्जागरण के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बंगाल के पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं कौन? ध्यान रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जन्म जो हुआ वो वीर सिंह नामक गांव हुआ। ठीक है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है, ये मेदिनीपुर के नाम से विख्यात है। 26 सितंबर 1820 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय और माताजी का नाम भगवती देवी था। ठीक है, देखना जन्म कब हुआ है, इनकी डेट मिलती है 26 सितंबर 1820। 26 सितंबर 1820 को। बंगाल के वीर सिंह गांव, वर्तमान ध्यान रखना, वर्तमान पश्चिमी बंगाल। और क्या है इसका नाम? मेदिनीपुर। क्या है? मेदिनीपुर। पिताजी का नाम इनका ठाकुरदास बंदोपाध्याय, पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय। माताजी की यदि बात करें इनकी, तो भगवती देवी। लगे हाथ पत्नी जी की भी बात कर लेते हैं। पत्नी दिनमणि देवी, दिनमणि देवी। देखो ध्यान देना, इनके पुत्र का नाम मिलता है नारायण चंद्र बंदोपाध्याय। पुत्र का नाम क्या था? नारायण चंद्र बंदोपाध्याय। और इन्हीं नारायण चंद्र जी ने विद्या जो है, इनके पुत्र का नाम क्या है? नारायण चंद्र बंदोपाध्याय। अच्छा, विशेष रूप से ध्यान रखना कि विद्यासागर जी ने बांग्ला वर्णमाला लिखी थी। बांग्ला वर्णमाला किसको लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो विद्यासागर को जाता है। और इसका प्रयोग वर्तमान समय में भी होता है। इतने ज्यादा महान ये विद्वान हुआ करते थे कि इनकी विद्वता से जो है प्रसन्न होकर के कलकत्ता संस्कृत कॉलेज में इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। नारी शिक्षा के सबसे बड़े जो समर्थक माने जाते हैं भारत में, उनमें से ये एक थे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि विद्यासागर जी ने, नोट लगा के लिख रहा हूं, नोट, कि विद्यासागर जी ने विद्यासागर की उपाधि कलकत्ता कॉलेज में, कलकत्ता कॉलेज में प्रदान की गई। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि इन्होंने बांग्ला वर्णमाला,
इन्होंने बांग्ला वर्णमाला, बांग्ला वर्णमाला की रचना की। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस स्त्री उत्थान के लिए इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था। बेथुन स्कूल की स्थापना इन्होंने की, बेथुन स्कूलों की स्थापना की थी स्त्री शिक्षा के लिए। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि स्त्री शिक्षा हेतु, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, प्रबल समर्थक थे। इन्होंने बेथुन स्कूलों की स्थापना की, बेथुन स्कूलों की स्थापना की। ठीक है, तो स्त्री शिक्षा के लिए जीवन समर्पित किया। 1855-56 ईस्वी के आसपास लॉर्ड डलहौजी से मिलकर के, लॉर्ड डलहौजी से मिलकर के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया गया। इन्हीं के प्रयास थे। वस्तुतः ये कैनिंग के समय लागू हुआ, कानूनी रूप से 25 जुलाई 1856 ईस्वी के आसपास जो है कानूनी रूप से इसको लागू कर दिया गया। और लागू करने के बाद इन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह, अपना जो इनका पुत्र था नारायण चंद्र बंदोपाध्याय, इस नारायण चंद्र का अपना पुत्र का जो है विवाह उन्होंने एक विधवा से किया। और पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह कोलकाता में दिसंबर 1856 में जो है संपन्न हुआ था। इस प्रकार से संपूर्ण अपना जीवन जो है इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। इनकी जो कर्म भूमि मानी जाती है वो झारखंड का जामतारा जिले का करमाटारा, करमाटारा, झारखंड जामतारा का करमाटारा नामक जो स्थान है वो इनकी कर्म भूमि मानी जाती है। और इसी कारण इस करमाटारा स्टेशन का जो नाम है रेलवे स्टेशन का, उनका इन्हीं के सम्मान के लिए विद्यासागर रेलवे स्टेशन इनका नाम रख दिया गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए का विद्यासागर जी ने लॉर्ड डलहौजी के साथ मिलकर या फिर मैं ये बात लिखूं, लॉर्ड विद्यासागर जी के समय ही या विद्यासागर जी के प्रयासों से लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अधिनियम पारित किया गया, जिसे लॉर्ड कैनिंग के समय
कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। विद्यासागर जी ने अपने एकमात्र पुत्र नारायण चंद्र का विवाह एक विधवा के साथ करवाया। इनकी कर्म भूमि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इनकी कर्म भूमि झारखंड स्थित जामतारा जिले का करमाटार नामक ग्राम था। इंपॉर्टेंट कि करमाटार रेलवे स्टेशन का नाम विद्यासागर के सम्मान में विद्यासागर के सम्मान में विद्यासागर रेलवे स्टेशन रखा गया है। विद्यासागर रेलवे स्टेशन रखा गया है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली विद्यासागर जी की। एक चीज और याद रखना कि 1839 में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आप लोगों को केवल बता रहा हूँ कि 1839 में विलियम स्लीमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था और उसने ठगी प्रथा को समाप्त किया था। 1843 ईस्वी में कानून बना करके दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था लॉर्ड एलन मेरो के समय। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है, ये चीज आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना। भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना में आप लोगों को बता चुका, पंडित रमाबाई ने, है ना, मुंबई में की थी। पूना की ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुषों की तुलना नामक पुस्तक की रचना की गई थी। किसके द्वारा? पूना की ताराबाई शिंदे ने। नोट, ये आर्ट एट 2000 या रीट 2012 में प्रश्न पूछा गया था।
कौन सा, ध्यान रखना ताराबाई शिंदे वाला, ठीक है ना, ध्यान रखना। पुस्तक का नाम क्या था, आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रश्न पूछ लिया गया, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक है ना, स्त्री पुरुष तुलना। नामक ग्रंथ की रचना, नामक ग्रंथ की रचना पूना की ताराबाई शिंदे, ताराबाई ताराबाई शिंदे ने की। जिसमें उन्होंने पुरुषों व महिलाओं सामाजिक अंतर का वर्णन किया है। अंतर का वर्णन किया है, ठीक है। अगली बात समझ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ये 2012 रीट में पूछा हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। देखो भाई, तथ्य ज़्यादा है, समझाने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि बांग्ला गद्य का जनक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को माना जाता है, बांग्ला गद्य, ठीक है ना, ध्यान रखना। नोट लगा के लास्ट बात और लिख देता हूँ कि बांग्ला गद्य का जनक, बांग्ला गद्य का जनक कौन है, विद्यासागर जी, विद्यासागर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशी आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।